टेंस। सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि सर टेंस कहते किसे हैं। तो टेंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? काल। क्या कहते हैं हम? काल। लेकिन अब टेंस को काल नहीं बल्कि क्या बोला जाता है? टेंस को हम क्या कहते हैं जी? टाइम बोला जाता है। जब हमें ये पता चल गया कि टेंस को हिंदी में काल कहते हैं और अब हम टाइम बोलते हैं टेंस को, तो ये भी जानना जरूरी है आखिर हम टेंस कहते किसे हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन हो गई कि टेंस कहते किसे हैं, तो टेंस किसे कहते हैं कि टेंस इज नथिंग बट इट इज the form of a verb that indicates of time of action, state or event। तो अब हमें पता चला कि टेंस किसे कहते हैं कि टेंस इज नथिंग, टेंस कुछ नहीं है बट बल्कि इट इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब, एक क्रिया का ही भाग होता है या प्रकार होते हैं, डेट इंडिकेट्स ऑफ टाइम, जो उस समय की ओर संकेत करते हैं, ऑफ एक्शन की कार्य किस समय में किया जाता है, स्टेट और क्या स्थिति है, और इवेंट और क्या घटना है। तो हमारी समझ में आया कि टेंस क्या चीज दिखाते हैं कि टेंस हमें 3 चीज दिखाते हैं, टाइम ऑफ एक्शन, स्टेट और इवेंट। अब सवाल है कि सर अब सवाल उठता है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जो यहां पर हम हैं तो हम प्रेजेंट में हैं, और जितना प्रेजेंट हमारा बीतता चला जाएगा तो वो चीज बनती चली जाएगी हमारी पास्ट में, और जितना प्रेजेंट आगे को रनिंग करेगा तो वो बन जाता है हमारा फ्यूचर में। प्रेजेंट को हम बोलते हैं वर्तमान, पास्ट को बोलते हैं भूतकाल, और फ्यूचर को बोलते हैं हम भविष्यकाल। तो हमें समझ में आया कि टेंस के कितने काइंड होते हैं या टेंस कितने प्रकार के होते हैं। 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। कितने हुए? 3 हो गए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब हमारा है कि एक टेंस के भाग कितने होते हैं। तो एक टेंस के हमारे, जैसे प्रेजेंट लिखा हमने, तो प्रेजेंट टेंस के कितने भाग हो गए। सबसे पहले भाग आया इसका इंडेफिनिट, दूसरा भाग आया इसका कॉन्टिन्यूअस, तीसरा आया परफेक्ट, और नंबर 4 पे आया परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट टेंस जहां भी होगा, कोई भी इंडेफिनिट में हो, कंटिन्यूअस में हो, या परफेक्ट में हो, या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, अपने साथ या अंत में क्या लेगा? है, हा, ही या हु शब्द लेगा, जहां पर भी प्रेजेंट है। अब हमारा बात है नंबर 1 पर क्या टेंस बना? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से पास्ट के हो जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से फ्यूचर के होंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कुल मिला के कितने टेंस हो गए हमारे? 12 टेंस हो गए। अब हमारा जो भी इंडेफिनिट है वो क्या चीज शो करता है? तो कार्य की अनिश्चितता शो करता है। वीडियो रोक दे। हाँ, इंडेफिनिट क्या शो करता है? कार्य की अनिश्चितता, क्योंकि इसमें ये नहीं पता चलता कि एक्शन कौन से टाइम में हो रहा है। अब है कंटिन्यूअस, इसमें क्या होता है कि कार्य जारी रहता है।
परफेक्ट में होता है कि कोई भी काम कंप्लीट हो चुका है, अर्थात कार्य पूर्ण हो चुका है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या रहता है? कार्य करने का समय, कार्य करने का समय इसमें रहता है कि कार्य करने का समय कि कुछ कार्य हो गया है और कुछ अभी कार्य जारी है, इसीलिए इसका नाम पड़ता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे है इंडेफिनिट कि मैं पढ़ाता हूँ या मैं पढ़ाती हूँ, तो इसमें ये पता नहीं चल रहा कि मैं कब से लेकर कब तक पढ़ाती हूँ। मैंने कहा कि मैं पढ़ा रही हूँ, तो मेरा एक्शन कार्य करने का क्या है? अभी जारी है। मैंने कहा कि मैंने पढ़ा लिया है, तो मेरा काम पढ़ाने का कंप्लीट हो चुका है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, तो 2 घंटे पढ़ाते हुए मुझे बीत चुके हैं और अभी भी मैं प्रेजेंट में क्या कर रही हूँ? पढ़ा रही हूँ, इसलिए ये टेंस आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब हम टेंस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखो, हमने अपना हिंट डाल दिया है। पहला टेंस हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहचान बताई जाती है कि वाक्यों के अंत में ता है ती है। भाई, वाक्यों के अंत में ता है ती है नहीं ढूंढना, बल्कि वर्ब के अंत में ता है ती है। तो इसकी पहचान क्या हो गई कि इन वाक्यों के अंत में, इन वाक्यों की वर्ब के अंत में ता है ती है ते हैं आदि सब आते हैं। हमें पता चला कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहाँ होगा? जिस वर्ब के अंत में ता है ती है ते हैं आदि शब्द आते हैं। अब है कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं हमारे? जैसे ही, सी, इट, दिस, डेट और एनी नेम। किसी भी पर्सन का नाम है तो वो सब कैम आता है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट में। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है के साथ वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। जिस वर्ब के अंत में हम एस या ईएस लगाते हैं, उस वर्ब को हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी बोलते हैं। अब है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं हमारे यू, दे, आई, बी के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है B1 लगाते हैं। अब हमारा हिंट बनकर तैयार हुआ कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए ज़रूरत किस चीज़ की पड़ती है? सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट के बाद में आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब में एस या ईएस, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं हम B5। फिर है ऑब्जेक्ट, फिर आ जाएगा हमारा अदर। जैसे सेंटेंस है, राम खाना खाता है। तो खाना खाने का एक्शन किसने करा? राम ने।
तो राम हमारा क्या बना, सब्जेक्ट। राम सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो राम हमारा एक वचन है, तो इसीलिए वर्ब है ईट, और इसमें क्या जुड़ जाएगा हमारा एस। और राम ने किस चीज का एक्शन करा, खाने का, तो इसमें आ जाएगा द फूड। तो सेंटेंस बना राम ईट्स द फूड। अगर सेंटेंस होता कि वे खाना खाते हैं, तो हमारा सब्जेक्ट में खाना खाने का काम करा बे ने, तो सब्जेक्ट बना दे, और किस चीज का एक्शन करा, खाने का, तो यहाँ वर्ब आ गई ईट। दे हमारा प्लूरल है, बहुवचन है, तो इसमें ऐसे यस नहीं जोड़ेंगे, तो क्या आ जाएगा अब, ऑब्जेक्ट द फूड। यदि वाक्य में कोई कार्य करना आता है तो उसमें हाउ टू का प्रयोग करते हैं। यदि हम किसी कार्य को करना जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो उसमें यूज कैसे करेंगे हम, हाउ टू का। तब इसका स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा प्लस नो या नोज। अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो नोज, और सब्जेक्ट अगर बहुवचन है तो नो। उसके बाद में प्लस आना है हमारा हाउ टू, और हाउ टू के बाद में आनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ब। जैसे सेंटेंस है, मैं अंग्रेजी लिखना जानता हूँ। मैं अंग्रेजी लिखना जानता हूँ। तब सेंटेंस में सब्जेक्ट हो या आई, हमारा सब्जेक्ट आ गया आई। आई हमारा क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है, तो आई के साथ क्या आ गया हमारा, नो। इसके बाद में आ जाएगा हाउ टू। अब तुम क्या करना जानते हो, लिखना जानते हो, तो लिखने की कौन सी फॉर्म आ गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इस यहाँ आ गई लिखने की राइट। और क्या लिखना जानते हो, इंग्लिश। तब सेंटेंस बना आई नो, मैं जानता हूँ, हाउ टू राइट इंग्लिश, की अंग्रेजी कैसे लिखी जाती है। ये तो तुम्हारे सेंटेंस थे सिंपल। अब इसी का भाग आता है दूसरा हमारा निगेटिव। सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डू, डज नॉट, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट। जब डू नॉट या डज नॉट लगाएंगे तो इसमें केवल वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। निगेटिव में एस या ईएस नहीं लगाते। तब इसका हिंट बन के तैयार हुआ कि सबसे पहले क्या आता है हमारा, निगेटिव में भी सब्जेक्ट होगा, इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू नॉट या डज नॉट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे सेंटेंस है, तुम पुस्तक नहीं पढ़ते हो, तो इसमें बीच में क्या आया, नोट। तब पता चला कि सेंटेंस कैसा है हमारा, निगेटिव। सबसे पहले क्या आगा, सब्जेक्ट, तो पुस्तक पढ़ने का काम किसने करा, तुमने। तो हमारा जो सब्जेक्ट हुआ वो क्या हुआ, तुम की आ गई यू।
अब यू एक वचन है कि बहुवचन, तो यू हमारा है बहुवचन, तो इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, डू नॉट। तुमने कह का एक्शन नहीं करा है, पढ़ने का, पढ़ने की हो गई रीड, और क्या नहीं पढ़ी, एक बुक। सेंटेंस अगर होता कि वह पुस्तक नहीं पढ़ता है, तब पुस्तक पढ़ने का काम कौन नहीं कर रहा था, वह, तो वह हमारा है एक वचन, तो इस एक वचन के साथ क्या आगा हमारा, डज नॉट। कह का एक्शन ना करा उसने, पढ़ने की हो गई रीड, और क्या नहीं पढ़ता है, एक बुक। ही एक वचन था, ही के साथ डज नॉट लगा, लेकिन वर्ब में ऐसे यस नहीं लगाते हैं निगेटिव सेंटेंस में। अब हमारा स्ट्रक्चर है कभी नहीं। कभी नहीं के लिए हम लगाते हैं नेवर। क्या लगाते हैं, कभी नहीं के लिए नेवर। और इस नेवर के साथ फॉर्मूला वही होता है हर टेंस में यूज जो उसके सिंपल सेंटेंस में यूज होता है। जैसे स्ट्रक्चर बना इसका हमारा कि सबसे पहले क्या आना है हमारा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में आना है हमारा नेवर, प्लस अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब में क्या लेगा अपने साथ, वो एस या ईएस। और अगर सब्जेक्ट बहुवचन का है तो केवल क्या लगेगा उसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वही फॉर्मूला यूज होता है जो उसी के प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में होता है कि वर्ब में एस या ईएस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। देखो अब सेंटेंस है, जैसे तुम उसका अपमान कभी नहीं करते हो। तो सेंटेंस था कि तुम उसका अपमान कभी नहीं करते हो, तो सेंटेंस में हमारा वर्ड आ गया बीच में कभी नहीं, तो कभी नहीं से पता चलता है कि इसमें क्या लगना है, नेवर। अब इस कभी नहीं के साथ जब नेवर लगता है तो डू नॉट या डज नॉट का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करते। अब स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले क्या आया, सब्जेक्ट। तुम किसका अपमान कौन नहीं करते हो, तुम, तो सब्जेक्ट हो गया इसमें हमारा यू। इस यू के साथ क्या आना है, नेवर, तो यू के साथ क्या आ गया हमारा, नेवर। अब हम वर्ब में एस या एस बिल्कुल, अब हम डू नॉट या डज नॉट का बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। अब हमें पहचानना है कि वर्ब में एस या एस आना है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। तो हाँ, ये निर्भर किस चीज पे करता है, डिपेंड हमारे सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या है इसमें हमारा यू, तो यू हमारा क्या है, बहुवचन है, और तुमने किस चीज का ना काम किया, अपमान करना, और अपमान करने की होती है इंसल्ट। अब इंसल्ट में हमारा एस नहीं जुड़ेगा, क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि रीजन बता दिया था कि सब्जेक्ट कैसा है हमारा, बहुवचन है। अब किसका अपमान नहीं करते हो, उसका, इंसल्ट टू हिम। ये हमारा निगेटिव का जो चैप्टर था पूरा फिनिश हो गया है इसका। अब जो दूसरा भाग चलता है इसका, वो चलता है हमारा इंट्रोगेटिव। कोई भी सेंटेंस यदि इंट्रोगेटिव है तो सबसे बड़ी पहचान उसकी ये है कि वो सेंटेंस वाक्य के लास्ट में चिन्ह लेगा क्वेश्चन मार्क। कैसा चिन्ह मिलेगा, क्वेश्चन मार्क चिन्ह मिलेगा। इंट्रोगेटिव में भी दो टाइप होते हैं, एक फर्स्ट टाइप होता है कि जो क्वेश्चन हम क्या लगाकर पूछते हैं शुरू में, और दूसरा टाइप होता है कि उन्हीं क्वेश्चन वर्डों को हम बीच में लगाकर यूज करते हैं। तो सबसे पहला हिंट बनता है कि यदि वाक्य क्या शब्द से शुरू हो, शब्द से शुरू हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार डू
या डज का प्रयोग करते हैं। अब यदि वाक्य कैन से शुरू होना है, क्या ये क्या शब्द कहाँ मिलेगा तुम्हें शुरू में? कोई भी टेंस है, अगर किसी भी टेंस में वाक्य क्या से शुरू होता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लगेगी, बल्कि उसी टेंस के अकॉर्डिंग उस टेंस की जो भी हेल्पिंग वर्ब होंगी वो सबसे पहले आ जाती है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? डू या डज। तब इसका स्ट्रक्चर बना, हिंट बना, सबसे पहले आना है डू या डज प्लस सब्जेक्ट। अगर वाक्य में नोट है तो नोट लगता है हमारा सब्जेक्ट के बाद हर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इसी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, वर्ब फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर अदर वर्ब। सेंटेंस है क्या, क्या वह प्रतिदिन, क्या वह प्रतिदिन अखबार पढ़ता है? अब हमने जब चिन्ह देखा तो हमें पता चल गया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस और शुरू किस चीज से हुआ है? क्या से। कि क्या वह प्रतिदिन अखबार पढ़ता है, तो हमने क्वेश्चन पूछा लेकिन किस वर्ड से पूछा? क्या से। तो इस क्या की अंग्रेजी नहीं लगेगी, बल्कि जो भी सब्जेक्ट है एक्शन करने वाला उसी के अनुसार डू या डज का प्रयोग करते हैं। तो अखबार पढ़ने का काम किसने किया था? वह ने। तो वह हमारा एक वचन, तो एक वचन के साथ डू आएगा। नहीं भाई, डू नहीं आएगा, एक वचन के साथ क्या आता है? डज। तब हमारा एक वचन के साथ क्या आया? डज। अब हमारा क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में पढ़ने का काम करा ही ने, ही बन गया। इस ही ने किस चीज का एक्शन करा? पढ़ने का। जो भी वर्ब एक्शन दिखाती हैं या जो भी काम हम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम वर्ब बोलते हैं। तो इसमें हमने किस चीज का काम किया? पढ़ने का। पढ़ने की हो गई रीड। अब सवाल है कि हम क्या पढ़ते हैं, तो आंसर आया अखबार। नोट इसमें है नहीं तो नोट का हमने टॉपिक ये छोड़ दिया। अब दूसरा जो था इसमें क्या आना है? वर्ब। वर्ब हमने लगा दी। अब आना है ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या पढ़ते हैं? अखबार। अखबार की वर्ड की क्या हो गया? न्यूज पेपर। कब पढ़ते हैं? प्रतिदिन पढ़ते हैं, डेली। और लास्ट में क्वेश्चन चिन्ह आ जाए। दूसरा है इसी में, दूसरा टाइप आता है शेकिंग टाइप। यदि वाक्य के बीच में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द हो, जैसे होते हैं हमारा क्यों, क्योंकि होती है वाई, कहाँ को बोलते हैं हम वेयर, कब को व्हेन, क्या को बोलते हैं व्हाट, कैसे, हाउ, कौन, हु, कितना, हाउ मच, कितनी, हाउ मैनी। ये वाक्य के शब्द अगर बीच में है, क्यों को बोलते हैं वाई, कहाँ को वेयर, कब को व्हेन, क्या को व्हाट, कैसे को हाउ, कौन को हु, कितना हाउ मच, कितनी हाउ मैनी। देखो कितना और कितनी, कितना होता है हमारा जो कितने के लिए क्या आती है? हाउ मच। और हाउ मच का यूज वहाँ किया जाता है जिस चीज को हम काउंट नहीं कर सकते, मीन्स अनकाउंटेबल नाउन के साथ हाउ मच आता है। और जिस चीज को हम गिन सकते हैं उस चीज के साथ हमारा हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं। अगर ये शब्द वाक्य के बीच में हो तो इनकी अंग्रेजी
इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। पहले लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लगाते हैं। देखो अब हमारा हिंट बना, जो भी क्वेश्चन वर्ड जिस वाक्य के बीच में होगा उसकी इंग्लिश कहाँ आती है, सबसे पहले आती है, तो वो बना हमारा क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के बाद में बताया था कि सब्जेक्ट के अनुसार डू या डस, तो वहां पर आया हमारा डू या डस, प्लस सब्जेक्ट आना है। अगर सेंटेंस में नोट है तो सब्जेक्ट के बाद नोट आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस जैसे सेंटेंस है तुम नदी में स्नान क्यों नहीं करते हो। अब सेंटेंस है कि तुम नदी में स्नान क्यों नहीं करते हो, तो क्वेश्चन हमने किस वर्ड से पूछा, क्यों शब्द से। किससे पूछा, क्यों से। तो क्यों की अंग्रेजी उठा के हमने कहाँ लगा दी, सबसे पहले, तो क्या बना, क्योंकि भाई सारी इंग्लिश जो भी क्वेश्चन वर्ड थे मैंने पहले लिखा दिया है, उसी के बाद देखने के बाद अंग्रेजी लिखनी है। तो क्योंकि क्या हो गई भाई, क्वेश्चन वर्ड के बाद माना है डू या डज, किसके अकॉर्डिंग आता है, डू या डज हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, क्योंकि स्नान कौन नहीं करते हो, तुम, तो तुम हमारा क्या है, बहुवचन है ना, तो बहुवचन के साथ क्या आएगा हमारा डू। अब हमारा क्या आना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम की हो गई यू। अब इसमें देखो नोट भी है, तो कोई बात नहीं है, स्ट्रक्चर में हमने नोट लगाया है, नोट हो सेंटेंस में तो सब्जेक्ट के बाद लगा देना, नोट नहीं हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो यहाँ नोट है तो सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा दिया। कहीं का काम नहीं करा हमने, स्नान करने की होती है बात। कहाँ स्नान न करा, नदी में, इन द अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बार बार रिपीट कर देखना ना भूलें।